जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसके अंदर हमने 16 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास के अंदर 26 सितंबर 2018 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर पूछा गया आपको भी एक दुकान एक माह में 250 न्यूटन ऊर्जा का उपयोग करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है भी, यानी आपको दे रखा है 250 यूनिट दे रखा है भी, 250 यूनिट है वो आपको दे रखा है। आपको पता है भी एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा लिखते हैं भी। 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होता है भी। ये चीज समझ में आ गई। अब 1 किलोवाट घंटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट में क्या हो सकता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये लो 1000 वाट। और घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर सेकंड है वो 3600 सेकंड होते हैं भी। ये लो 3600 सेकंड आ गया। अब यहां पे आपके पास में ये कितना हो जाएगा भी, 1 यूनिट। ये आपका 1 यूनिट बराबर में आपके पास में कितना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख सकते हैं भी। इसको चीजें समझ में आ गई। अब यहां से आपके पास में आपको क्या है, ये 1 यूनिट का मान है भी, ये आपका क्या है 1 यूनिट का मान है। आपको यहां पे ज्ञात करना है 250 यूनिट का, 250 यूनिट का। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू यहां पे 250 जूल, 250 कर दूं, ठीक है। तो इसके अंदर गुणा कराओगे तो ये आपके पास में एक जीरो और आ जाएगा भी यहां पे, तो 10 की पावर है वो 7 हो जाएगा भी। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दो भी, 250 का 3.6 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा भी। 900 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो भी ये 2 जीरो और है तो इधर 2 जीरो और लगाएंगे तो ये आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा भी। 9 इंटू 10 की पावर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ये जूल के अंदर है, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या। अब यहां पे देखो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये 1 यूनिट बराबर मान है ये आपका 1 यूनिट बराबर जूल के अंदर मान आ जाएगा ये, ठीक है ना भी। यहां पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा भी। बात तो यही है भी, इसको अपन 36 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। और 3.6 इंटू 10 की पावर 6 बराबर है आपका किसके, 36 इंटू 10 की पावर 5 के। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जीरो यहां पे दशमलव लगाओगे तो यहां पे दशमलव लगाओगे तो इसका मतलब एक जीरो यहां पे और, यानी 5 है तो 6 कर दो भी। यहां पे दशमलव हटेगा, नीचे जीरो लग जाएगा भी, और उस जीरो से वो आपने यहां पे पावर बढ़ाई, यानी पावर को बढ़ाया था आपने, वो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। आपको सारणी दे रखी है एक अपवर्तनांक की, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, तो वो सारणी है वो आप मान इसमें याद रखें भी। तो यहां पे एक तो आप जल का मान याद रखें भी, जल के अंदर है वो अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ के अंदर है वो अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, कांच के अंदर है वो अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें।
जल के अंदर है वो 1.33 अपवर्तनांक होता है भी, बर्फ के अंदर है वो लगभग है वो 1.31 के करीबन है वो इसका अपवर्तनांक होता है। अब ये अपवर्तनांक भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद में आपको डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भी, जैसे आपको दे दिया भी हीरा का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए भी, हीरे के अंदर है, या फिर ये दे देगा भी हीरे का अपवर्तनांक कितना है और उसका हीरे में चाल ज्ञात, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिएगा। आपको पता है भी निर्वात या फिर अपन बोल सकते हैं भी वायु के अंदर है वो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10 की पावर 8 होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है भी, ठीक है। अब देखो भी इसके अंदर आपको बोल दे भी हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिएगा, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, अपोन में माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाएगा भी, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में अपवर्तनांक तो आपको दे रखा है भी, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है भी, 2.42 होता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने, तो माध्यम में प्रकाश की चाल आगे आ जाएगा, तो अपवर्तनांक इसके नीचे चला जाएगा, तो 3 × 10 की पावर 8 अपोन में आपके पास में 2.42 आ जाएगा भी। तो यहां से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी भी, इसको सॉल्यूशन कर लेना, वो आपके पास में हीरे के अंदर है वो प्रकाश की चाल आ जाएगी। तो इसमें हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे एक चीज भी ये भी ध्यान में रखना भी, जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक होता है ये संगन माध्यम का, यानी एक प्रकार से संगनता का क्या होता है, जो माध्यम जितना ज्यादा संगन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है भी। तो संघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है। और विरल माध्यम के अंदर वो अपवर्तनांक है वो कम होता है भी, क्योंकि संगन माध्यम के अंदर वो प्रकाश की चाल कम होती है भी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है वो अधिक होती है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बोला गया भी अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बनाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भी अस्थि, जो आपकी अस्थि है इसे क्या बोलते हैं, हड्डी कहा जाता है भी अस्थि को, ठीक है। और ये अस्थि है ये आपका संयोजी उत्तक है, ये क्या है, संयोजी उत्तक है, ये चीज ध्यान में रखना भी, ये संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं भी अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है भी, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो दोनों समान है भी, अस्थि है इधर भी अस्थि इधर भी अस्थि, तो सह से स्नायु है जिसे लिगामेंट बोलते हैं भी, इंग्लिश में इसे लिगामेंट बोला जाता है। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, स्नायु जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और एक आता है आपका अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, तो वो आपका आ जाएगा कंडरा, या फिर इसे टेंडन भी बोलते हैं, तो ये जोड़ता है, ठीक है। अब अस्थि है ना वो एक कठोर मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है, एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर या फिर कठोर मैट्रिक्स के अंदर है, वो एक प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर ये पाई जाती है, और कठोर मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, अस्थि है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की है वो बनी होती है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, कैल्शियम और फास्फोरस की अस्थि बनी होती है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है वो आपका 2018 में तो पूछा गया है, अभी किया है आपने, और आपका ये क्वेश्चन है वो ALP 2024 और टेक्नीशियन 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी सामान्य विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है भी। अब विद्युत तापन का मतलब समझो भी, यानी विद्युत तापन उपकरण का मतलब हो गया भी वे उपकरण जो क्या करते हैं, जो विद्युत धारा तो ग्रहण करते हैं और बदले में अपने को क्या देते हैं, बदले में अपने को एक प्रकार से उष्मा देते हैं भी। तो वे उपकरण जो विद्युत धारा
लेकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत तापन उपकरण कहलाते हैं भी। तो विद्युत तापन उपकरणों के अंदर है वो अपन नाइक्रोम का यूज किया जाता है भी, जैसे विद्युत हीटर हो गया उसके अंदर भी नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम है ना आपका, एल्यूमिनियम ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है भी। एल्यूमिनियम है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, पाई जाने वाली धातु हो जाएगी ये चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। और सेकंड नंबर किसका आता है? तो सेकंड नंबर है वो आपका लोहे का आता है। इट्स ओके। उसके बाद में अपन बात करते हैं भी यहां पे अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्वों की अगर मैं बात करूं तो भाई तो आपका ऑक्सीजन होगा भाई। ऑक्सीजन है वो आपका तत्व हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। 2 नंबर पे कौन सा तत्व आता है? तो सिलिकॉन आ जाएगा भाई, ये एक उप धातु है। और उसके बाद में 3 नंबर पे आपका एल्यूमिनियम आता है, 4 नंबर पे आपका लोहा आता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसके अंदर है वो आपका नाइक्रोम है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत तापन उपकरणों को बनाया जाता है, नाइक्रोम से बनाया जाता है, नाइक्रोम का यूज किया जाता है अभी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्यों? इसका कारण क्या है? रीजन बताइएगा भी। जिंक है वो कॉपर सल्फेट विलयन, जो आपके पास में यहां पे मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। और जब हमने जिंक के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई तो ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में कॉपर इसका अलग हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ भी ये आपकी कौन सी अभिक्रिया थी? ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया भी, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। और विस्थापन अभिक्रिया की एक चीज ध्यान में रखना, विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, वहां पे आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब देखो भी विस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो आपको ये सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी पड़ेगी। सक्रियता श्रेणी है वो अवरोही क्रम में, अभी ये चीज भी ध्यान में रखना भी। सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी कौन से क्रम के अंदर है? तो ये आपकी अवरोही क्रम के अंदर है भी, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु है वो कौन सी है? पोटेशियम। के ना कार मांगे आलू जाने, के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है क्यों होगी आगे औरत। ये है वो सक्रियता श्रेणी का यहां पे फॉर्मूला है। यानी सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है? भी विस्थापित कर देता है। तो यहां पे कॉपर आपका ये रहा भी और जिंक आपका ये रहा भी। जिंक क्या है? कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो क्या करेगा? कॉपर को वहां से विस्थापित कर देगा और खुद है वो लवण बना लेगा भी। तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं भी, आपका कॉपर की तुलना में है वो जिंक है वो क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है भी। कॉपर की तुलना में जिंक है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से यहां पे इसने कॉपर को विस्थापित किया है। तो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण है वो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बताना है 2500 वाट है, 2500 वाट आपके साथ, और इसको क्या है? किलोवाट के अंदर आपको चेंज करना है भी। देखो आपको पता है भी 1 किलोवाट, अभी अपन क्वेश्चन करके आए हैं इस टाइप का, 1 किलोवाट बराबर में आपको पता है भी कितना होता है? 1000 वाट होता है भी, 1000 वाट के बराबर होता है। तो यहां से आपको पता है भी 2500 वाट को कन्वर्ट करना है, 2500 वाट को कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा भी? 1 वाट बराबर क्या आ जाएगा? 1 वाट बराबर हो जाएगा 1/1000। 1/1000 आपको क्या 2500 को कन्वर्ट करना, तो इंटू कर दो 2500। तो यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा भी, 1 के बाद में दशमलव आएगा तो ये आ जाएगा 2.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो भी
संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग को अपन P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है mv, P बराबर क्या होता है भी mv होता है। अब यहां पे आपके पास में v वेग नहीं है, भी वेग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। देखो अभी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है, गतिज ऊर्जा है वो आपको दे रखी है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। अब काइनेटिक एनर्जी आपको 10 जूल दे दी, तो ये लो 10 जूल रख दिया, 1/2 है, द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम है। अब इसको क्या करना है आपको, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है भी, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है आपका वो किलोग्राम के अंदर वो कन्वर्ट किया जाता है। द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम के अंदर है वो मापा जाता है। तो 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो इंटू 0.2 आ जाएगा भी, और यहां पे आपका v² हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी 0 से 2 से आप 2 कैंसिल कर दो तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे यहां से अपन बात करते हैं तो आपके पास में v कितना आ जाएगा, v² है तो v कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 10 बराबर में आपके पास में 0.1 इंटू v² है भी। अब 0.1 है, इधर जाएगा तो ये तो गुणा में, इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा भी, भाग में हो जाएगा। तो इसमें मैं डायरेक्ट में भाग में लगाता हूं, यहाँ पे 0.1 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा भी। अब स्क्वायर यहां से कट करोगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भी, तो आपका v बराबर कितना आ गया 10 आ गया भी। v बराबर वेग कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया भी। ठीक है, अब आप है वो इसका यहां से आप निकाल सकते हो संवेग। संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर आपके पास में हो जाएगा वेग कितना, द्रव्यमान कितना है 0.2 है भी, द्रव्यमान है वो 0.2 है, क्योंकि ग्राम है 200 ग्राम है, इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। तो 0.2 किलोग्राम इंटू आपके पास में वेग कितना है तो 10 है, तो आपके पास में यहाँ पे 2। अब देखो आपको पता होना चाहिए भी इसका जो मात्रक होता है संवेग का वो क्या होता है। आपको पता है भी जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो किसमें किसमें मापा जाता है तो किलोग्राम में, और उसके बाद में आपका जो वेग है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां पे लगा दो मीटर और फिर आ जाएगा आपके पास में प्रति सेकंड, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखना है, इसमें भी एक संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य में एक संबंध पाया जाता है, और वो क्वेश्चन 2018 के अंदर तो बहुत पूछा गया है भी। p² बराबर क्या होता है, p² बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। ये चीज ध्यान में रखना भी, p² यानी संवेग का वर्ग, संवेग का स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, और इससे अपन लिख सकते हैं भी p बराबर क्या हो जाएगा रूट काइनेटिक एनर्जी, रूट में काइनेटिक एनर्जी। ये चीज ध्यान में रखना भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें आपको बताना है भी इक्को सिलिकॉन, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन भी बोल सकते हैं, और इक्को सिलिकॉन को के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ा सा आपको याद आया होगा, इक्को सिलिकॉन का नाम सुनते ही मेंडलीफ की आवर्त याद आ गई आपको। मेंडलीफ की आवर्त, यानी आवर्त का पिता किसे कहते हैं, आवर्त का पिता है वो मेंडलीफ को कहा जाता है, और आधुनिक आवर्त का पिता है वो किसे कहा जाता है, वो मोजले को कहा जाता है, हेनरी मोजले को। तो मेंडलीफ की आवर्त, मेंडलीफ की आवर्त के अंदर मेंडलीफ ने क्या किया था भी, मेंडलीफ ने जब तत्वों को एक प्रकार से खोजना शुरू किया या फिर तत्वों के ऊपर कार्य करना शुरू किया, उस समय वो 63 तत्व ज्ञात थे भी, 63 तत्व है वो ज्ञात थे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त के अंदर है वो तत्वों को किस क्रम में रखा, या फिर ये बोल सकते हैं भी आवर्त का एक प्रकार से कौन सा गुण दिया था भी मेंडलीफ ने। तो यहां पे कौन सा नियम है, मेंडलीफ की आवर्त का नियम क्या था, तो तत्वों की, ये था भी तत्वों की भौतिक व रासायनिक गुण, व रासायनिक तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये चीज किसने बताई थी, तो ये आप मेंडलीफ से सुनोगे भी। इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं भी। अब यहां से अपन बात करते हैं भी, ये मेंडलीफ ने नियम दिया, उसके बाद में मेंडलीफ ने बोला था भी सबसे महत्वपूर्ण बात है मेंडलीफ की ये थी भी, मेंडलीफ ने क्या है बोला भी भविष्य के अंदर अन्य भी तत्व है वो खोजे जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर है वो कुछ एक रिक्त स्थान छोड़ दिए भी,
यानी भविष्य के अंदर है वो अन्य तत्व भी खोजे जाएंगे, उसी लिए क्या है उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर वो उनका स्थान छोड़ दिया था भी। अब वो किस किस का स्थान छोड़ा था वो देख लो। एक का बोरोन, ठीक है, उसको नाम दे दिया था भी एका बोरोन की जगह वो अन्य तत्व आएगा ये बोला था, ठीक है। उसके बाद में एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम और एक का मैग्नीज, ये स्थान छोड़े थे भी। यानी एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का मैग्नीज, और ये बोला था भी भविष्य में अन्य तत्व खोजे जाएंगे ना, वो इसके स्थान पे आ जाएंगे भी। ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मेंडलीफ की। अब एका बोरोन की जगह कौन आए, ये क्वेश्चन 2022 के अंदर भी पूछे गए हैं ग्रुप डी के अंदर। तो एका बोरोन की जगह है वो स्कैंडियम आ गया भाई, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम आ गया था भाई। उसके बाद में एक का सिलिकॉन की जगह है वो जर्मेनियम आ गया भाई, जर्मेनियम है वो एक का सिलिकॉन की जगह आया। एक का एल्यूमिनियम की जगह है वो गैलियम आ गया भाई, ये गैलियम है वो आ गया। और एक का मैग्नीज की जगह है वो टेक्नीशियम, ये आपका किस में आया था, एक का मैग्नीज की जगह आ गया था भी। इसने बोला भी एक का सिलिकॉन की जगह कौन आया, तो एक का सिलिकॉन की जगह है वो आपका जर्मेनियम आ गया था भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी, मुख्य कमी ये थी भी ये समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए भी, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए। उसके बाद में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए भी, हाइड्रोजन है उसको भी स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन को खैर अभी भी आवारा तत्व बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर भी क्या है हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं है। उसके बाद में पहली तो उपलब्धि ये थे भी उन्होंने क्या भविष्य के अंदर है वो भविष्य के लिए तत्वों का स्थान छोड़ दिया था भी अपनी आवर्त सारणी में। दूसरा मेंडलीफ की जब अन्य जब गैसों की निष्क्रिय गैसों जो 18 नंबर तत्व है, 18 नंबर जो ग्रुप है उसमें निष्क्रिय गैसें हैं, जब निष्क्रिय गैसों की खोज हुई तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर है वो छेड़छाड़ किए बगैर ही क्या है उनको स्थान मिल गया था भी। जो निष्क्रिय गैसें हैं जो कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है, ठीक है, ये जो निष्क्रिय गैसें हैं उनको क्या है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर है वो बगैर छेड़छाड़ किए ही इनको स्थान मिल गया भी, ठीक है। तो ये एक दूसरी उसकी मुख्य उपलब्धि थी। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है भाई समान होता है। परमाणु क्रमांक है वो तो समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो अलग होगी भी, इसकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अभी जो कि ट्राइटियम, जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है। तो इनके क्या है परमाणु क्रमांक तो एक ही है भी, 1 नंबर पे ही आएंगे ये, लेकिन इनका द्रव्यमान है ना वो अलग अलग है भी, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। अब देखो भी सबसे पहले है वो परमाणु के अंदर बात करता हूं मैं, परमाणु के अंदर है वो सबसे पहले है वो आवेश की बात किसने की, परमाणु के अंदर है वो आवेश की बात है वो सबसे पहले किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी 1904 के अंदर। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने 1904 में प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल दिया था और आवेश की बात कही। उसके बाद के अंदर है वो नाभिक की खोज हुई, ठीक है। तो यहां पे परमाणु के अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं नाभिक की खोज है वो किसने की, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाद की बात है, लेकिन नाभिक की बात और श्रवणपत्री प्रयोग किसने किया था, तो 1911 बात आती है 1911 की, आपका रदरफोर्ड भाई साहब आते हैं, उन्होंने क्या है ये श्रवणपत्री प्रयोग किया था भी, ठीक है। और ये बोला था भी परमाणु के अंदर है वो धनावेशित भाग है वो बहुत ही कम है भी, धनावेशित भाग है वो बहुत ही कम है और वो परमाणु के सेंटर के अंदर है भी, ठीक है। श्रवणपत्री प्रयोग के द्वारा वो इन्होंने बताया था। उसके बाद में रदरफोर्ड की सबसे मुख्य जो कमजोरी थी वो ये थी भी रदरफोर्ड है वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में सही नहीं बता पाए भी, परमाणु स्थायी कैसे रहता है उसके बारे में।
उसके बाद में 1913 के अंदर है वो नील्स बोर आते हुए, 1913 के अंदर है वो नील्स बोर आते हैं और नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था भी, और परमाणु के अंदर है परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया, और परमाणु के अंदर है वो कोष होते हैं, परमाणु के अंदर है वो कक्षा या फिर कोष की अवधारणा है वो किसने दी थी, तो वो नील्स बोर ने दी थी भी, ठीक है। और कितने कोष बताए थे भी, 4 कोषों की जिक्र किया था भी, के, एल, एम और एन, ये कक्षाएं पाई जाती है। और उसके बाद में सोमरफील्ड आते हैं 1919 के अंदर, 1919 के अंदर सोमरफील्ड आते हैं, उन्होंने क्या है उपकोष की अवधारणा दे दी भी, यानी नील्स बोर ने बोला भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के चारों ओर है वो वर्ताकार पथ के अंदर वो गति करते हैं भी, ठीक है। और वर्ताकार पथ के अंदर किया गया कार्य है वो शून्य होता है, क्योंकि वहां पे जो बल लगता है वो क्या होता है, शून्य होता है, बल है वो आपका शून्य होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से शून्य हो जाएगा भी, ठीक है। और जो बल लग रहा है वो भी शून्य हो गया, तो इसका मतलब किया गया कार्य शून्य है, और किया गया कार्य शून्य है तो वहां पे ऊर्जा का लॉस होगा ही नहीं। तो ये नील्स बोर ने बताया था भी, और नील्स बोर ने कक्षा की अवधारणा दी। और उसके बाद में सोमरफील्ड ने बोला भी ये जरूरी नहीं है भी परमाणु है जो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रकार से वर्तीय कक्षा के अंदर गति करे, वो दीर्घवर्तीय कक्षा के अंदर भी गति कर सकते हैं। और कक्षा तो होती ही है लेकिन कक्षा के अंदर उपकोष भी पाए जाते हैं। तो SBDF, SPDF ये 4 उपकोष भी किसने दिए थे, तो ये यहां पे बात आती है सोमरफील्ड की, सोमरफील्ड भाई साहब आते हैं 1919 में, ठीक है। तो 4 कक्षाएं हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो 4 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा आपकी आती है के, दूसरी कक्षा आती है एल, और तीसरी कक्षा आती है एम, और चौथी कक्षा आती है आपकी एन, ठीक है। अब इसके अंदर कक्षा के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा गया है। कुल कक्षा के अंदर टोटल कुल इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2n की पावर 2, 2n की पावर 2। अब सर जी n क्या है, n यहां पे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ कोष, यानी कोष कौन सा चल रहा है, k है तो पहला कोष 1 आ जाएगा, l आएगा तो दूसरा कोष आ जाएगा, यानी उसकी n की संख्या 2 हो जाएगी, और m आएगा तो इसका मतलब तीसरी कक्षा आ गई तो n की संख्या 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे k कोष के अंदर, तो k का मान कितना आपके पास में, k का मान आपके पास में पहली कक्षा है तो यहाँ पे 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 की पावर है वो 2 है, तो 1 की पावर कितनी रखो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना डायरेक्ट के, एल, एम और एन, इसमें अधिकतम, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, और उसके बाद में एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, और एन के अंदर है वो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब एक आपके सामने शानदार सा ऑफर आ रहा है भी, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर ये है भी अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारे की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो सारे की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की PDF है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, और वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 महीने की, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं भी। चलिए क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, अब लंबवत फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के पश्चात जमीन पर लौट आती है, तो जिस वेग के साथ इसे फेंका गया था उसे ज्ञात करना आपको। गुरुत्वीय त्वरण है वो आपको कितना दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब देखो भी आरोहण और एक होता है आपका आरोहण, आरोहण व अवरोहण, आरोहण व
या फिर इसको ये बोल सकते हैं भी ऊपर जाने और नीचे आने में लिया गया समय समान होगा भी, यानी जब जब गेंद है वो ऊपर जा रही है और जब गेंद ऊपर से नीचे आएगी तो दोनों कंडीशन के अंदर है वो समान समय लेगी भी, ये ध्यान में रखना भी, दोनों कंडीशन में है वो समान समय लेगी। ऊपर जाने में जितना समय लिया है उतना ही समय वो ऊपर से नीचे आने में लेगी भी, तो इस कंडीशन के अंदर है वो समान समय लेगी। अब देखो भी टोटल इसने समय आपको दे दिया टी, कितना दे दिया 12.5 सेकंड दे दी भी, ऊपर जाने और ऊपर से वापस नीचे जमीन पर लौट के आने में, इसने यही बोला। अब देखो भी ऊपर जाने में कितना समय लेगा वो मेरे को बता दो, तो इसका आधा कर दो भी, तो आधा करोगे तो ये T1 हो गया, T1 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, 6.25 सेकंड आ गया आपके पास में। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम लगा दो। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, v बराबर होता है u प्लस at, u प्लस at। अब देखो भी वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है तो ये गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है भी, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है, तो यहां पे जो g का मान लिया जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव में लिया जाएगा, क्योंकि जो आपकी एक प्रकार से कहें गेंद है वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है भी, तो गुरुत्वीय त्वरण के जब भी विरुद्ध काम किया जाएगा तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण माइनस होगा, और गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष काम किया जाएगा तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण है वो प्लस होगा भी, ठीक है। अब देखो भी यहां से हमने कोई गेंद को फेंका और ये इस बिंदु पे पहुंच गई, यहां पे आने पे अंतिम जो इसका वेग होगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मान आपका 0 है, u का मान आपको ज्ञात करना है, और प्लस में a का मान आपके पास में माइनस का 10 लोगे, और t का मान आपके पास में 6.25 है भी। अब देखो भी आपके पास में u बराबर क्या हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 6.25, इसको कट करोगे तो आपके पास हो जाएगा 62.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भाई। ये इसका क्या है, प्रारंभिक वेग आ जाएगा। अब प्रारंभिक वेग आ जाएगा जो कि आपको दे नहीं रखा, तो लमसम आप 65 मान सकते हो भी, लेकिन आपका रेलवे ने इस क्वेश्चन को है वो डिलीट किया है भी, तो इसका जो मान आएगा वो 62.5 आएगा भी, 62.5 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 पीढ़ी वंशज की किस पद्धति द्वारा है वो प्राप्त किए हैं। ये क्वेश्चन 2022 के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है भी। अब देखो भी जब अपन क्या करते हैं भी, हम एक ही लक्षण लेते हैं पौधे का, एक तो हमारे पास में क्या है भी लंबापन है, और एक अपने पास में क्या है बोनापन है, ये अपन लेते हैं। अब यहां से हमने लंबापन और बोनापन के मध्य है वो क्रॉस करवा दिया, क्या करवा दिया भी, प्रजनन करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, तो अपने पास में F1 पीढ़ी बन के आएगी, वो क्या आएगी कैपिटल T और स्मॉल t बन के आएगी भी। ये अपने पास में क्या है F1 पीढ़ी है भी, F1 पीढ़ी। अब हम क्या करते हैं भी, ऐसे हमारे पास ये जरूरी नहीं है भी अपने पास में एक ही लक्षण आया भी कैपिटल T स्मॉल t का, हमारे पास है वो इसके ढेर सारे ये लक्षण आ सकते हैं। तो हमने यहां से एक लक्षण ये ले लिया, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t का, और एक लक्षण हमने क्या है यहां से ले लिया कैपिटल T और स्मॉल t का। इट्स ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या है जो F1 पीढ़ी, ये आपके पास में F1 पीढ़ी है, और F1 पीढ़ी के अंदर है वो अब क्या करवाएंगे, F1 पीढ़ी से हमें क्या है F2 पीढ़ी चाहिए, तो F2 पीढ़ी चाहिए, तो यहां से आपके पास में पता है भी यहां से कैपिटल T भी आ सकता है, स्मॉल t भी आ सकता है भी, दोनों ही कंडीशन हो सकती है आपके पास में, कैपिटल T भी आ जाएगा और स्मॉल t भी आ जाएगा। अब इससे क्या है कैपिटल T आ जाएगा और स्मॉल t भी आ जाएगा, इसमें भी क्या है दोनों कंडीशन बन सकती है आपकी। अब देखो भी कैपिटल T का पहले कैपिटल T के साथ में करवाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कैपिटल T और कैपिटल T आ जाएगा भी। उसके बाद में कैपिटल T का स्मॉल t के साथ में करवाएंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t आ जाएगा भी। उसके बाद में स्मॉल t और कैपिटल T का करवाएंगे क्रॉस, तो आपके पास में क्या आ जाएगा कैपिटल T और स्मॉल t आ जाएगा, और फिर स्मॉल t का स्मॉल t के साथ में करवाएंगे तो स्मॉल t आ जाएगा भी। अब देखो भी याद हमेशा क्या रखना है भी, हमने यहां पे इसका प्रजनन करवाया एक प्रकार से भी, कैपिटल F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमने क्या है इसका क्या करवाया था भी, प्रजनन करवाया, क्रॉस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्रॉस करते हैं, क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद में F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी के अंदर है वो क्या करवाते हैं 100 परागण, 100 प्रजनन बोल दो, 100 प्रजनन बोल दो, अंतः प्रजनन बोल दो, अंतः प्रजनन बोल दो, और यहां पे आप है वो इसको 100 परागण भी बोल सकते हैं, 100
परागण बोल दो, एक ही बात है अभी, एक ही बात है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 100 परागण हो जाएगा भाई। 100 परागण करवा करके हम क्या कर सकते हैं, इसका F2PD प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जैसे हमारे पास में हमने क्रॉस करवाया तो F2PD के अंदर है वो जीनोटाइप अनुपात कितना है, फिनोटाइप अनुपात कितना है। तो डायरेक्ट इसका याद रखो भी, यानी ये आपका क्या है, कैपिटल टी है, यानी ये आपका शुद्ध लंबा है भी, ये आपका अशुद्ध लंबा है भी, और ये आपका क्या है, अशुद्ध लंबा है, और ये आपका क्या है, शुद्ध बोना है। तो यहां पे अगर मैं जीनोटाइप अनुपात की बात करूं, जीनोटाइप अनुपात की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1, यानी शुद्ध लंबा कितना है, 1 है, और शुद्ध अशुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे तो 2 आपके पास में 2, और यहां पे शुद्ध बोना कितना, तो 1 है। तो आपके पास में जीनोटाइप अनुपात इसका 1:2:1 आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं लक्षण स्वरूप यानी फिनोटाइप अनुपात पूछूं आपसे तो कितना आ जाएगा, तो आपको फिनोटाइप का मतलब हो गया भी लक्षण देख करके आप बता सकते हैं कितने इसमें लंबा है। तो यहां पे देखो भी एक पौधा तो लंबा ये रह गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी अपने पास में 3 तो लंबे पौधे हैं और एक आपके पास में क्या है, बोना पौधा है। तो यहां पे आपके पास में ये आपके पास में 3:1 है, वो इसका क्या आ जाएगा, फिनोटाइप अनुपात आ जाएगा भी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एकल संकर संकरण के अंदर होता है भी, एकल संकर संकरण के अंदर है वो फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है भी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं द्विसंकर संकरण की, द्विसंकर संकरण के अंदर है वो फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा भाई, फिनोटाइप अनुपात है वो कितना हो जाएगा, तो इसका फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 ये होता है आपका द्विसंकर संकरण में। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं जीनोटाइप अनुपात का, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 12, इस प्रकार से याद रखो, 12, 24, 12, 12, 1। तो ये ध्यान में रखना और सभी के बीच में है वो अनुपात लगा देना। तो इसके अंदर है वो पूछा कौन कौन से जाते हैं भी, ये वाला तो नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन एक तो ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है और एक ये पूछा जाता है, ये 3 पूछे जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा गया। 12, 24, 12, 12, 1 है वो आपका द्विसंकर संकरण के अंदर है वो जीनोटाइप अनुपात होता है भी, ये चीज भी आप ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी, यहां पे आपको बोला गया भी प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है भी। प्रतिबल, पहले तो ये समझो भी प्रतिबल होता क्या है। प्रतिबल एक प्रकार से दाब ही होता है भी, एक प्रकार का क्या होता है, दाब होता है, या फिर एक प्रकार से बल भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। और प्रतिबल एक प्रकार का दाब होता है भी, तो अपन ये लिख सकते हैं भी प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका, यहां पे अपन बोल सकते हैं प्रतिबल बराबर आपका 1 क्षेत्रफल, 1 क्षेत्रफल हो जाएगा भी, 1 क्षेत्रफल। और यहां पे अपन प्रणोद भी बोल सकते हैं, ये प्रणोद बटा क्षेत्रफल हो जाएगा भी। प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद क्या होता है, प्रणोद है वो किसी वस्तु के ऊपर लंबवत लगाया गया बल, किसी वस्तु के ऊपर लंबवत लगने वाला जो बल होता है वो प्रणोद कहलाता है भी। तो याद रखना भी, प्रतिबल अगर क्षेत्रफल कम है, प्रतिबल अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिबल ज्यादा हो जाएगा भी। जैसे अपने पास में कील होती है, कील, ठीक है, अब ये कील है वो क्या है भी, आगे से नुकीली होती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल कम घेरे, और क्षेत्रफल कम घेरेगी तो इसके ऊपर बल है वो ज्यादा लगेगा, जिसके कारण वो आसानी से अंदर चली जाएगी भी। एक कोई कील है इस प्रकार से, अब इसी कील को अगर अपन इतना आगे से है वो इस प्रकार से बना दें, अब इसको है वो यहां पे क्षेत्रफल इसने क्या है, ज्यादा घेर लिया, क्षेत्रफल ज्यादा घेरा है तो ये अंदर जाएगी किसी भी जैसे दीवार के या फिर किसी भी फर्नीचर के, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको बल लगाना पड़ेगा भी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बल लगाना पड़ेगा। तो इसका जो आपका बल है वो एक प्रकार से बहुत ही कम काम करेगा भी, और इसमें बल है वो ज्यादा काम करेगा भी। तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां पे प्रतिबल है वो कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिबल है वो आपका ज्यादा हो जाएगा भी। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक होता है वो आपका हो जाएगा एक प्रकार से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है भी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसे अपन ये बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं पास्कल, इसे अपन पास्कल भी बोल सकते हैं भी, ठीक है ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं भी। तो याद रखना प्रतिबल है वो आपका किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आकार के ऊपर निर्भर करता है भी,
और आपका क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यही इसने बोला भी किस पे निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है भी। भार क्या होता है, भार होता है W बराबर वेट, W बराबर होता है mg, m होता है द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये फॉर्मूला होता है इसका भार का। और भार को अपन, भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है भी, ठीक है। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को m से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान मास होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता भी, द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता, जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज्यादा जड़त्व होता है। तो यह भी ध्यान में रखना भी, द्रव्यमान समानुपाती होता है जड़त्व के, समानुपाती होता है जड़त्व के, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा आपका जड़त्व होगा भी। तो जड़त्व है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता भी। कहीं पे भी आप वस्तु को कहीं पे भी चंद्रमा पे लेके चले जाओ, सूर्य पे लेके चले जाओ, उसका मान उतना ही रहता है भी, ठीक है। उसके बाद में आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब, आयतन का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, मीटर के क्यूब होता है भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल है वो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे आपको वेग दे दिया, ये मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए था भी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड आपका त्वरण हो जाएगा भी, मीटर प्रति सेकंड में आपका त्वरण हो जाता है, ठीक है। संवेग आपको ज्ञात करना है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को आप P से लिखते हैं, P से इसको दर्शाते हैं। P बराबर होता है mv, P बराबर क्या होता है, mv होता है। m यहाँ पे द्रव्यमान है, कितना है 10 kg है। v कितना आपके पास में, वेग 2 है। तो इसमें आपका जो संवेग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20। अब देखो भी इसको मात्रक क्या लिखेंगे, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भी, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा भी, ये तो नहीं होगा, ये आपका ऊपर वाला जो राइट आंसर है 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपका एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, इट्स ओके। आगे देखो भी, अब संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है ये भी ध्यान में रखना। ये आपका ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भी, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो ये बल के समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। और ये न्यूटन के सेकंड लॉ से है भी, न्यूटन का जो सेकंड नियम है उससे है भी, संवेग में परिवर्तन, आप संवेग में परिवर्तन करोगे वो जितना आप बल लगाओगे उतना ही आपका संवेग के अंदर परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब हो गया भी संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती है, जितना आप बल लगाओगे उतना ही आपका संवेग है वो चेंज हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की परिकल्पना करनी है आपको। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या है भी, याद रखना, डायरेक्ट है वो क्वेश्चन। इसमें 3 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं भी, 3 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। एक आपका क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा भी, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। तो यहां पे द्रव्यमान बटा द्रव्यमान आपके पास में क्या हो जाएगा, विलय का फॉर्मूला होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें भी द्रव्यमान बटे आयतन, अगर आपसे पूछ ले भी द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ऊपर द्रव्यमान है तो विलय का तो द्रव्यमान ही आएगा भी, विलय का द्रव्यमान आएगा अपॉन में विलयन का आयतन आ जाएगा भी, विलयन का आयतन आ जाएगा और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास में 100 हो जाएगा भी। 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर ये दे रखा है भी, और ये अपन नोट्स के अंदर रिवीजन कर चुके हैं भी इस चीज का। और एक होता है आपका आयतन बटे आयतन, आयतन बटे आयतन प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना बोल दे तो क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन, अपॉन में विलयन का आयतन इनटू आपके पास में 100 हो जाएगा भी। और ये जो द्रव्यमान प्रतिशत वाला है ना, ये आपका ALP और टेक्नीशियन 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये फॉर्मूला पूछा गया है भी, कौन सा फॉर्मूला सही है इसके अंदर, ठीक है।
अब देखो भी आपके पास में 340 ग्राम आपके पास में क्या है, 340 ग्राम है वो आपके पास में विलायक है भी, ये आपके पास में क्या है, विलायक है। और 60 ग्राम आपके पास में क्या है, ये आपके पास में विलेय है भी। और आपको पता है विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर होता है विलायक है, विलियन बराबर होता है विलायक प्लस में विलेय, विलायक प्लस में विलेय होता है भी। तो विलियन कितना हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। विलियन आपके पास में 400 ग्राम हो गया। अब विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान कितना 60 है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 400 है, उनटन इंटू यहाँ पे आपको 100, तो जो 20 से 20 कैंसिल, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा भाई। तो आपका यहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा 15%। लास्ट 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको दे रखा भी नामक एक प्लेट वारम में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, जो प्रकाश का पता लगाते हैं। ये जो आपकी 10th क्लास के अंदर जो 9वां चैप्टर है, 9वां जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर है, वो आपका दे रखा है भी, ये एक चित्र बनाकर दे रखा है यहाँ पे प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया ना, उनकी जो आंखें होती है वो बहुत ही सामान्य आंखें होती है भी, बहुत ही सामान्य आंखें होती है। इस प्रकार से नेत्र गोलक होते हैं उनके, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु भी होता है भी इसमें। तो वास्तव में ये लगता है भी आंखों के धब्बे हैं, ठीक है। वास्तव में वो केवल क्या है, आंखों के धब्बे हैं जो प्रकाश का पता लगाते भी। तो वो आपका प्लेनेरिया के अंदर ऐसी आंखें होती है भी जो सामान्य आंखें होती है और जो प्रकाश का पता लगाती है। तो यहाँ पे प्लेनेरिया आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। अनुमस्तिष्क है वो किससे संबंधित है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है ये किसका भाग है। अनुमस्तिष्क है ये आपका एक प्रकार से बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क का भाग है। हमने मस्तिष्क को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग हो जाएगा भाई अनुमस्तिष्क, ठीक है। और इसी के अंतर्गत है वो आपका क्या आता है, सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम है वो इसी आपका पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। एक होता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम है ये आपका अनुमस्तिष्क में चला जाता है, सॉरी अगर मस्तिष्क में चला जाता है। सेरिब्रम है वो अगर मस्तिष्क में होता है, और सेरिबेलम है ये अनुमस्तिष्क में होता है, यानी पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत है वो, ये एक पार्ट आता है। अब देखो भी अनुमस्तिष्क है ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क है वो किससे संबंधित है, तो मांसपेशी है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक कार्य, सारे के सारे जो अनैच्छिक कार्य होते हैं वो पश्च मस्तिष्क नहीं करता भी, कुछ मध्य मस्तिष्क भी कंट्रोल करता है इसको। और जो ऐच्छिक कार्य होता है जैसे स्मरण करना है, सीखना है, भूख है, सोचना है, ये सारे के सारे अगर मस्तिष्क है इसको कंट्रोल करता है भी, अगर मस्तिष्क इसको कंट्रोल करता है। और अगर मस्तिष्क है वो एक प्रकार से आपका अगर मस्तिष्क के अंदर है वो एक प्रकार से जैसे ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे ऐच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा के अनुसार है वो चल सकती है, तो उन ऐच्छिक क्रियाओं को भी अगर मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है भी। लेकिन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को अनुमस्तिष्क कंट्रोल नहीं करता भी, अनुमस्तिष्क है वो कंट्रोल नहीं करता है सभी अनैच्छिक क्रियाओं को। अब इसके अंदर मांसपेशी गतिविधियों का भी समन्वय कौन करता है, तो ये आपका अनुमस्तिष्क करता है, ये अनुमस्तिष्क या फिर इसे पर बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क है वो करता है। अब इसके अंदर सभी जो अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत है वो कुछ तो पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है और कुछ है वो मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है भी इसको। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं। अब देखो भी बेंजीन का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं भी, ज्यादा से ज्यादा क्लासों को लाइक कीजिएगा भी, बढ़िया 100% में अपने पास से आपको कंटेंट दे रहा हूं भी, ठीक है ना। ये ऐसा कंटेंट है वो शायद ही आपको यूट्यूब के ऊपर तो उपलब्ध हो ही नहीं पाएगा भी, पेड कोर्स के अंदर भी बहुत ही कम चांस होते हैं भी ऐसा कंटेंट आपको मिले, ठीक है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, क्लासों को लाइक कीजिएगा, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए भी।
अब पढ़ने और पढ़ाने का मजा कब आता है? जब पढ़ने वाले होते हैं। पढ़ने वाले कब आएंगे? जब आप अपने दोस्तों के पास में क्लासों को शेयर किया करो, ठीक है ना। तो क्लासों को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और क्लासों को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है? C6H6 है। अब इसके अंदर क्या है? 6 तो आपके पास में कार्बन है, भी 6 तो आपके पास में कार्बन है और 6 ही आपको क्या है? हाइड्रोजन जोड़ने भी। ये लो 6 ही आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो ये 5 हो गए, ये 6, ये लो। अब देखो भी हाइड्रोजन के 6 जोड़ने हैं, तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन है वो मैं यहां पे जोड़ रहा हूं, एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया। अब क्या मेरे को ये बताओ कार्बन के हाथ पूरे हैं? नहीं सर जी, कार्बन के हाथ पूरे नहीं है, क्योंकि कार्बन के कितने हाथ होते हैं? कार्बन के 4 हाथ होते हैं भी। अब देखो भी 4 हाथ कंप्लीट करने के लिए हमने क्या है? एक को छोड़ा और आगे वाले को क्या कर दिया? आगे वाले को डबल बॉन्ड कर दिया भी। उसके बाद में एक को छोड़ा और आगे वाले को डबल बॉन्ड कर दिया, एक को छोड़ा और आगे वाले को डबल बॉन्ड कर दिया। अब देखो, अब कार्बन के हाथ पूरे हैं क्या? बिल्कुल हाथ पूरे हैं सर जी। अब देखो भी ये जो कार्बन है इसमें 2, 3 और 1 4 हाथ पूरे हैं। ये जो कार्बन है इसमें एक ये है, 2, 3 और एक ये 4। ये कार्बन है, इसके अंदर देखो भी 2 ये रहे, 3 और एक 4 ये कार्बन है, यानी सभी के हाथ है वो कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये, अब इसने बोला भी दोहरे आबंध, दोहरे आबंध कितने हैं इसके अंदर? तो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो टोटल जो दोहरे द्विबंध कितने हैं? तो टोटल 3 द्विबंध है भी, टोटल है वो 3 द्विबंध है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध होता है। तो इसके अंदर है वो सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? तो एक सिग्मा बंध होता है भी। और जो पाई बंध है वो कितना होता है? 0 होता है भी। यानी कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें सिग्मा, इसे अपन बोलते हैं सिग्मा, इसे अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा, और इसे बोलते हैं पाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। तो सिग्मा बंध 1 होता है और पाई बंध होता है आपका 2, पाई बंध 0 होता है। और कार्बन कार्बन के मध्य में अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे आपका सिग्मा बंध कितना होता है? सिग्मा बंध 1 होता है भी। और आपका पाई बंध कितना होता है? तो पाई बंध भी 1 होता है भी। और कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पे आपका सिग्मा बंध तो 1 ही होगा भी। और पाई बंध है वो आपके कितने हो जाएंगे? तो पाई बंध है वो आपके 2 हो जाएंगे भी। ये चीजें ध्यान में रखना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बन कार्बन के मध्य में कहीं पे भी अगर ये स्ट्रक्चर दे दे और इसमें बोल दे भी सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है और पाई बंधों की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए भी सिग्मा बंध किस किस में मिलेंगे और पाई बंध किस में मिलेंगे। तो पाई बंध तो जहां पे डबल होगा और ट्रिपल होगा वहां पे मिलेगा, ट्रिपल तो है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है तो एक आपका यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, तो टोटल 3 ही पाई बंध होंगे भी। अब सिग्मा बंध यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे भी। सिग्मा बंध है वो सभी के अंदर जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर भी क्या है? सिंगल बंध है उसके अंदर भी 1 होगा, डबल बॉन्ड है उसमें भी 1 होगा और ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर भी सिग्मा बंध 1 होगा भी। ये चीजें आप है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर अपन बात करते हुए सबसे ज्यादा लंबाई की बात कर लेता हूं, तो कार्बन कार्बन के मध्य में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है भी। उसके बाद में कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई होती है, और उसके सबसे कम जो लंबाई होती है वो कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल जो बॉन्ड होता है उसमें सबसे कम लंबाई होती है भी। तो इस प्रकार से अपन इसको है वो शो कर सकते हैं भी लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे लंबाई अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है भी, उनकी जो एक प्रकार से यहां पे ये सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा मजबूत ये होगा भी, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला मजबूत होगा, तभी इसके मध्य में जो लंबाई है वो सबसे कम है भी। और सबसे ज्यादा लंबाई इसके तो सबसे कम मजबूत यही होगा भी। चीजें समझ में आ गई? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 जो बॉन्ड है वो दोहरे आबंध है या फिर द्वि आबंध कितने हैं? तो 3 हो जाएंगे इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। अब तापमान के अंदर वो ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? कल वाली क्लास के अंदर भी ये एक प्रश्न आया था भी। देखो भी एल्यूमिनियम के अंदर वो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है भी, ठीक है। निकल के अंदर वो 2 नंबर पे निकल आता है 6040,
60-40 मीटर प्रति सेकंड। स्टील के अंदर वो ध्वनि की गति है वो सबसे ज्यादा ये होती है आपकी 59-60 मीटर प्रति सेकंड। लोहे के अंदर है वो आपकी कितनी हो जाएगी 59-50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अभी आयरन है वो सेकंड नंबर पे पाए जाने वाली धातु अभी है, सेकंड मैक्सिमम पाई जाने वाली धातु है। और फर्स्ट एल्यूमिनियम है वो फर्स्ट धातु है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर वो पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, परमाणु भार है उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत बराबर होता है। लगभग है वो औसत होता है। तो इस नियम को किसने दिया था? सबसे पहले अपन बात करते हैं डोबेराइनर भाई साहब है ना, ये सबसे पहले 1817 के अंदर आए थे। ठीक है, उसके बाद में मेंडलीफ है वो 1869 के अंदर आए थे। और न्यूलैंड्स है वो 1865 के अंदर आए थे। और यहां पे न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन ने तो भैया गति के नियम दिए थे। ठीक है ना, तो ये इन्होंने 3 न्यूटन के गति के नियम दिए थे, जिसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, संवेग का नियम भी बोलते हैं, और उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। अब डोबेराइनर भाई साहब आए थे। डोबेराइनर भाई साहब ने दिया था त्रिक नियम। क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था। ट्रिपलेट बोलते हैं जिसको, त्रिक नियम। इन्होंने क्या बोला भी पहले तत्व यानी 3 तत्वों के इन्होंने क्या है ट्रिपलेट बनाए थे। 3 तत्वों के इन्होंने ट्रिपलेट बनाए थे। पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत है, पहले तत्व और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वो बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये बात है वो डोबेराइनर भाई साहब ने 1817-18 के अंदर है वो ये बता दी थी। अब इन्होंने ट्रिपलेट भी बनाए थे। ये ट्रिपलेट है वो 2022 के अंदर तो बहुत पूछे गए हैं। ये होता है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। और उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, बेरियम। ठीक है, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये अभी तो यहां पे आपका क्या है अभी इसके अंदर है वो बेरियम है। ये तो यहां पे आ जाएगा आपके पास है बेरियम। तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है आपके डोबेराइनर के त्रिक नियम है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेंडलीफ नियम। मेंडलीफ ने अपना जो आवर्त नियम दिया था आवर्त सारणी के अंदर वो 1869 के अंदर दिया था। और ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया भी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का प्रकाशन कब करवाया? तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का प्रकाशन है वो कब करवाया था? 1872 के अंदर करवाया था। 1872 के अंदर है वो आवर्त सारणी का प्रकाशन करवाया था। ठीक है, उसके बाद में मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त नियम दिया उस समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे। और यहां पे मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था वो क्या बोला था भी कोई भी तत्व है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आता है 1865 में। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1865 में आता है। और इन सब जब न्यूलैंड्स भाई साहब ने अपना अष्टक नियम दिया था उस समय है वो कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद में न्यूलैंड्स ने अपना जो अष्टक नियम दिया था वो संगीत के सुरों के ऊपर दिया था। ठीक है, जिस प्रकार से पहला और आठवां यानी पहला और आठवें जो सुर बराबर होते हैं सा रे गा मा पा दा नी शा, तो यहाँ पे सा और शा यानी पहला और आठवां बराबर होता है। तो इसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने बताया था भी तत्वों के जो गुण धर्म है वो पहले और आठवें के इक्वल अभी। ठीक है, और उसके बाद में इसके समय है वो पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व कौन सा था? भी थोरियम था। पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम थोरियम था। और इनका जो नियम है वो कहां तक लागू हो पाया? तो कैल्शियम तक लागू हो पाया। अभी कैल्शियम तक लागू हो पाया। अब उसमें बात करते हैं अपन न्यूलैंड्स के समय वो 2 ट्रिपलेट दिए गए थे। कौन कौन से हैं? तो आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद में आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये न्यूलैंड्स ने अपने ट्रिपलेट दिए थे भी 2। ठीक है, अब उसके बाद में डोबेराइनर भाई साहब ने सबसे पहले उत्प्रेरक की खोज की थी।
ठीक है ना। तो ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी 2018 के अंदर पूछा गया भी। प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज है वो सबसे पहले डोबेराइनर भाई साहब ने की थी भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति है वो पादपों के अंदर है वो सबसे जो भारी लेयर होती है वो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, याद रखना, सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद में काइटिन, यानी काइटिन है वो कीट होते हैं ना, कीटों की कोशिका भित्ति सेल वॉल कोशिका भित्ति है वो कीटों की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कीटों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, ये चीज ध्यान में रखना भी। इट्स ओके। तो यहाँ पे कीटों की तो काइटिन की बनी है, लेकिन पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है भी। और जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है भी? कोशिका झिल्ली है वो एक प्रकार से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है भी। लिपिड और प्रोटीन की है वो कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, कोशिका भित्ति है ना, जो सेल वॉल है ये क्या करती है? पादप को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा, भारी जो वातावरण है उससे क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है एक प्रकार से। और यहाँ पे अगर अपन बात करें भी, कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति है वो जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली के अंदर वो पानी ज्यादा आ जाता है, कोशिका के पादप के अंदर वो पानी ज्यादा आ जाता है, तो ये क्या है? एक प्रकार से कोशिका झिल्ली को फटने से रोकती है, क्योंकि बाहरी लेयर है वो कोशिका भित्ति है, वो ये इतनी कठोर होती है भी, एक प्रकार से अंदर का जो दाब है वो आसानी से सहन कर लेती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? टार्ट्रिक एसिड है वो किसका एक घटक है? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। वाशिंग सोडा क्या होता है आपका? Na2CO3.10H2O, ये आपका क्या है? वाशिंग सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। सिरका अपन एसिटिक अम्ल को ही बोलते हैं, CH3COOH है वो आपका क्या होता है? सिरका होता है। एसिटिक अम्ल को ही अपन क्या बोल सकते हैं भी? सिरका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी, जब बेकिंग सोडे के अंदर, बेकिंग सोडा है इसमें जब अपन क्या मिला दें? टार्ट्रिक, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं मृदु खाद्य अम्ल, जो कि खाने योग्य जो कमजोर अम्ल है उसको मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? बेकिंग पाउडर बन जाएगा भी। ये क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो टार्ट्रिक एसिड है वो किसका एक घटक है? तो टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर का घटक है भी। बेकिंग पाउडर का घटक है, क्योंकि बेकिंग सोडे के अंदर जब टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तभी जाकर के क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है भी। उसके बाद में बेकिंग सोडे का जो यूज है, बेकिंग सोडा है इसका यूज है, और आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इन दोनों का जो यूज है वो एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में है वो, इन दोनों का यूज है वो किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना भी। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो लगभग 10.4 या फिर 10 के करीबन पीएच मान मिलता है इसका, ये चीज भी ध्यान में रखना। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेकिंग सोडे को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बेकिंग सोडे को बनाने के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में NH3 अमोनिया प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O जल, इसका यूज किया जाता है। और जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है आपका? बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और फिर सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज किया जाता है तो क्या बन जाता है? ये वाशिंग सोडा बन जाता है, धावन सोडा बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी, इथेनॉल का आपको क्या बताना है? इथेनॉल का फॉर्मूला बताना है भी। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इथेनॉल को एक प्रकार से शराब बोल सकते हैं। इथेनॉल को एथेनॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इथेनॉल को क्या है? एथेनॉल भी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है? शराब होती है। ये आपकी शराब होती है। एक होती है आपकी जहरीली शराब, जहरीली शराब होती है। जहरीली शराब को अपन क्या बोलते हैं? मेथेनॉल या मिथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको।
ठीक है। तो ये मेथेनॉल। अब एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। C2H5OH ये आपका किसका फॉर्मूला है? तो एथेनॉल का फॉर्मूला या फिर शराब का हो जाएगा। और मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है भी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? मेथेनॉल, जो कि जहरीली शराब है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेथेन के अंदर है वो एल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया भी, जिस प्रकार से अपने पास में क्या है भी मेथेन होता है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेन का फॉर्मूला होता है एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 होता है भी, ठीक है। अब इसके अंदर है वो अपन क्या है? कार्बोक्सिलिक, ये आप एल्कोहल समूह जोड़ रहे हो इसके अंदर है वो एल्कोहल समूह जोड़ रहे हो। तो यहां से एक आपका हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाएगा भी, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में C2H5OH और प्लस में एक हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो गया? विस्थापित हो गया अभी। यहां से आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त के अंदर आते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो कितने तो आवर्त हैं? टोटल 18 आवर्त है, टोटल 18 समूह है, या फिर इसे बोलते हैं ग्रुप या फिर वर्ग, या फिर इसे अपन ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 7 आपके पास में क्या आते हैं? आवर्त आते हैं, 7 आपके पास में आवर्त आते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं भी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो 7 आवर्त हो गए और 18 आपके पास में ग्रुप हो गए। अब आपको पता है पहले आवर्त के अंदर 2 ही तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त के अंदर है वो 8 तत्व होते हैं, और तीसरे आवर्त के अंदर फिर 8 होते हैं, चौथे आवर्त के अंदर है वो 18 होते हैं, पांचवें के अंदर भी 18 होते हैं, और छठे के अंदर है वो आपके पास में 32, और सातवें में भी 32 होते हैं। अब देखो भाई 19 नंबर तत्व है वो आपका पोटेशियम पे आता है। 19 नंबर तत्व है वो आपका कौन सा? परमाणु संख्या 19 वाला पोटेशियम। परमाणु संख्या 19 है वो पोटेशियम की है भी। और आपको पता है भी पोटेशियम किस में आता है? फिर पहले ग्रुप में आता है। पहले ग्रुप के अंदर बात करें तो आपके पास में पहला ग्रुप में आता है हैलीनाने की रब से फरियाद, ये हो जाएगा अभी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। तो आपका ये पहला आवर्त है, आवर्त पूछा है। अब यहाँ पे क्या है? आपका आवर्त पूछा गया है। ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा आवर्त हो जाएगा। तो कौन से? पोटेशियम चौथे आवर्त में आ रहा है। इसने ये बोला भी 19 से 36 तक कौन से आवर्त में आते हैं? तो 19 से 36 तक आपका 19 के अंदर है, चौथे आवर्त में आ रहा है। तो 18 और जोड़ दो भी इसमें, 18 आप और जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपके पास में कितने आ जाएंगे? फिर ये हो जाएंगे 17 और ये 37 तक, यानी 18 से आप 19 से 36 तक, 19 से 36 तक तत्व किस में आ जाते हैं? तो आपका ये 4 नंबर आवर्त में आ जाते हैं। 4 नंबर आवर्त में आ जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 37 नंबर है फिर वापस किस में आ जाता है? ये 5 नंबर आवर्त में आ जाता है। चीजें समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना 19 भी इसमें काउंट है साथ में, 19 भी 4 नंबर में आएगा। और लास्ट तत्व है वो आपका कौन सा है? 36 नंबर अभी, जो कि 18 नंबर समूह के अंदर आ रहा है। अभी 18 नंबर समूह के अंदर आ रहा है 36 नंबर। तो उसके बाद में 37 है फिर वापस 5 नंबर पे आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।